Hello everyone, this is part 2 of class 10th history chapter 2 nationalism in India, the Rowlatt Act। तो देखो, गांधी जी को सक्सेस मिल गया था ना ऊपर कुछ मूवमेंट्स चलाने में, हम पढ़ के आए हैं। तो गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया कि वो एक ना नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, ये जो रॉलेट एक्ट प्रपोज किया हुआ है ना उसके अगेंस्ट में। तो देखो, ये जो रॉलेट एक्ट था इसको जल्दी जल्दी से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ना इंडियन मेंबर्स के विरोध के बावजूद प्रस्तावित कर दिया था, पास कर दिया था। तो रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग ना गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर्स मिल गई थी कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबा सके, और साथ ही साथ जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे ना, अब उनको 2 साल के ट्रायल के बिना सीधा डिटेंशन कर सकते थे उनकी, मतलब उनको सीधा जेल में डाल सकते थे। पहले क्या होता था, पहले उनको 2 साल के लिए ट्रायल पीरियड मिलता था। वो जज के सामने आते थे, अपना पक्ष रखते थे, फिर वो अगर दोषी साबित होते थे तब उनको जेल में डाला जाता था, अब सीधा डाल देते थे। तो महात्मा गांधी ना इन सब के अगेंस्ट एक नॉन वायलेंट, जिसमें हिंसा ना हो, ऐसा एक सिविल डिसोबीडियंस चाहते थे इस तरह के अनजस्ट लॉज के साथ, जो कि स्टार्ट भी हुआ एक हड़ताल के साथ 6 अप्रैल को। तो देखो, रैलीज जो है अलग अलग सिटीज में ऑर्गेनाइज की कराई गई थी, वर्कर्स भी स्ट्राइक पर चले गए थे, रेलवे वर्कशॉप्स के वर्कर्स गए थे और शॉप्स को बंद कर दिया गया था। तो इस तरह की ये जो एक तरह का विरोध सा होने लग गया था ना, इससे थोड़े से ब्रिटिश घबराए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि ये जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि रेलवे और टेलीग्राफ है वो सब डिसरप्ट हो जाएगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना थोड़ा सा नेशनलिस्ट के विरोध कार्रवाई करने का सोचा। तो लोकल लीडर्स अमृतसर से उठा लिए गए और महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से बैन कर दिया गया। तो 10 अप्रैल को क्या हुआ, अमृतसर में ना पुलिस ने एक पीसफुल प्रोसेशन, मतलब शांतिपूर्ण जुलूस हो रहा था, उस पर ओपन फायर कर दिया, गोलियां चला दी। तो इससे ना देश में कई जगह दंगे हो गए थे, बैंकों पर अटैक होने लग गया, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पर अटैक होने लग गया। तो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया और जनरल डायर ने इसकी कमांड ले ली थी। अब देखो, 13 अप्रैल को क्या हुआ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। एक बहुत बड़ा क्राउड जो है ना, लार्ज क्राउड, वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुआ था, और वो उनमें से कुछ लोग तो आए थे गवर्नमेंट के जो ये रिप्रेसिव मेजर्स है विरोध करने के लिए इनका, और कई लोग आए थे जो एनुअल बैसाखी फेयर, बैसाखी का जो मेला लगता है उसको अटेंड करने के लिए। अब जो अमृतसर से बाहर के थे, मतलब सिटी से बाहर के थे, उनको इस मार्शल लॉ की खबर नहीं थी। तो फिर वो लोग तो आ गए थे, तो डायर ने क्या किया, डायर ना इस एरिया में घुस गया जलियांवाला बाग के, और उसने एग्जिट्स को ब्लॉक कर दिया और क्राउड पर ओपन फायर कर दिया। तो इसके कारण सैकड़ों लोग मर गए, हंड्रेड्स मर गए। तो डायर का ऑब्जेक्टिव क्या था, वो ना बाद में उसने डिक्लेयर किया कि उसका ऑब्जेक्टिव था कि एक मॉरल इफेक्ट लोगों के ऊपर वो प्रोड्यूस कर सके, ताकि सत्याग्रहियों के दिमाग में डर और आतंक भर जाए। तो ये जलियांवाला बाग की न्यूज जैसे जैसे फैलने लगी, तो क्राउड जो है स्ट्रीट पर आ गया नॉर्थ इंडियन टाउन्स में। तो अलग अलग जगह पर स्ट्राइक्स थी, पुलिस के साथ लोग टकरा रहे थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक होने लग गए थे। तो गवर्नमेंट ने भी इसका रिस्पॉन्स एक ब्रूटल रिप्रेशन के साथ किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेइज्जत करने की कोशिश की, आतंकित करने की कोशिश की लोगों को। सत्याग्रही जो थे ना उनको फोर्स किया गया कि आप ग्राउंड पर अपनी नाक रगड़ो। सत्याग्रही को इस तरह से फोर्स किया गया, स्ट्रीट्स पर क्रॉल करवाया, मतलब घुटनों के बल चलवाया, और साहिब लोगों को सलाम करवाया। और साथ ही साथ देखो, विलेजेस में या लोगों को कोड़े भी मारे गए, पीपल वर फ्लॉग्ड। और विलेजेस को जो ना अ, आज के डेट में पंजाब का, पाकिस्तान का पंजाब है ना, उसमें गुजरावाला के अराउंड के विलेजेस है ना, उनको बॉम्ब भी किया गया। तो ये वायलेंस को बढ़ता देखकर गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद करवा दिया। तो देखो, रोलेट सत्याग्रह जो था ना, ये एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट तो था, लेकिन फिर भी ये सिटीज और टाउन्स तक ही लिमिटेड था। महात्मा गांधी को लगने लगा कि एक थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट चलाना है ना इंडिया में, तो उसकी अपने को जरूरत है। लेकिन ऐसा मूवमेंट तभी हो सकता है जब हिंदूज और मुस्लिम साथ में आ जाए। तो एक तरह से इनको साथ में लाने का मौका उनको मिल गया था, कि उनको लगा कि अगर खिलाफत इशू को मैं ले लूंगा, जो बताऊंगा अभी खिलाफत इशू क्या है। तो महात्मा गांधी को लगा कि खिलाफत इशू पर काम करेंगे तो हिंदू मुस्लिम साथ में आ जाएंगे, खिलाफत इशू समझो। तो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, ओटोमन टर्की हार गया था। तो ऐसी रूमर्स थी कि एक ना हार्श पीस ट्रीटी, एक ट्रीटी जो है वो ओटोमन एम्परर जो थे वो स्पिरिचुअल हेड थे इस्लामिक वर्ल्ड के, खलीफा। तो खलीफा के ऊपर एक हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज कर दी गई। तो खलीफा की जो टेम्पोरल पावर्स होती है ना, उसको तो उसकी रक्षा करने के लिए, खलीफा की जो शक्तियां होती है उसको रक्षा करने के लिए एक खिलाफत कमेटी बॉम्बे में बनी थी मार्च 1919 में। तो मुस्लिम लीडर की एक यंग जनरेशन जैसे कि मोहम्मद अली और शौकत अली, मतलब अली ब्रदर्स, इन्होंने महात्मा गांधी के साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया कि एक मास एक्शन इस इशू पर होना चाहिए। तो ये था खिलाफत इशू। तो गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखने लगी कि मुस्लिम्स को ना एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट में हम इस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं और हिंदू मुस्लिम्स को साथ में ला सकते हैं। तो फाइनली कांग्रेस का जो सितंबर 1920 का कलकत्ता सेशन था ना, इसमें उन्होंने कन्विंस कर दिया था दूसरे भी लीडर्स को कि एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें ना
खिलाफत का भी हम सपोर्ट करेंगे, वो जरूरी है स्टार्ट करना, और स्वराज की भी मांग हम इसी में करेंगे। तो लोग इस तरह से कन्विंस कर दिया था गांधी जी ने, तब ये फिर मूवमेंट हुआ था सफल। तो देखो नॉन कॉपरेशन की जरूरत क्या थी, वाई नॉन कॉपरेशन। तो अपनी बुक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी बताते हैं कि ब्रिटिश रूल ना इंडिया में इसीलिए आया था क्योंकि इंडियंस कोऑपरेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, और वो सरवाइव भी इसीलिए कर रहा था क्योंकि इंडियंस ही कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर इंडियंस ना कोऑपरेट करने से मना कर देंगे तो ब्रिटिश रूल जो इंडिया में है वो एक साल के अंदर अंदर कोलैप्स हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। स्वराज मतलब अपना राज आ जाएगा। तो ये नॉन कोऑपरेशन एक मूवमेंट कैसे बन गया, तो गांधी जी ने कुछ स्टेजेस में नॉन कोऑपरेशन की हेल्प ली है। जैसे कि गांधी जी ने सबसे पहले बताया कि उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए सरेंडर ऑफ टाइटल्स थे। जो भी गवर्नमेंट ने अवार्ड्स दिए, टाइटल अवार्ड किए हुए, उनको सरेंडर कर दो, उनको त्याग दो। और सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स, ये सब ब्रिटिशर्स का जितना भी है ना, इनको बाइकआउट कर दो। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज। अगर देखो गवर्नमेंट ने रिप्रेशन यूज किया, मतलब विरोध किया गवर्नमेंट ने, तो एक पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैंपेन जो है, पूरा सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर दिया जाएगा। तो देखो 1920 की समर में ना महात्मा गांधी और शौकत अली वो बहुत ज्यादा घूमने लगे लोगों का सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। तो देखो कांग्रेस के अंदर भी ना ये जो प्रपोजल था ना सिविल डिसोबीडियंस का, इसके रिगार्डिंग थोड़ा कंसर्न था, क्योंकि वो लोग खुद भी जो काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल कर रखे ना नवंबर 1920 के लिए, उसको बॉयकॉट करने के लिए तैयार नहीं थे, थोड़ा सा वो झिझक रहे थे। तो और उनको साथ ही साथ डर भी था कि शायद वायलेंस ना हो जाए इसके चक्कर में। तो सितंबर से दिसंबर के महीने में ना कांग्रेस के अंदर ही अंदर बहुत संघर्ष भी चल रहा था। तो ये जो चल रहा था सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स मूवमेंट को, कोई सपोर्ट करने वाले भी थे, कोई अपोज करने वाले भी थे कांग्रेस के अंदर ही अंदर। इनके ना कोई मीटिंग पॉइंट नहीं आ रहा था कि हम सब मिलके बात कर ले। तो फिर फाइनली देखो दिसंबर 1920 के नागपुर कांग्रेस सेशन जो नागपुर में हुआ था ना, उसमें कॉम्प्रोमाइज इनके बीच में काम कर गया था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये मूवमेंट किस तरह से चला, किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, अलग अलग सोशल ग्रुप्स किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर चल रहे थे। तो इसी के साथ हम ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। थैंक यू।